कैसे हैं आप लोग? मैं दुर्गेश जायसवाल। हमारे YouTube चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश मार्ग पर स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो आप बैठ जाइए कॉपी कलम लेकर, क्योंकि हम केवल प्रश्नों को हल नहीं करेंगे बल्कि इन प्रश्नों से प्रश्नों के भंडार आपके लिए बनाएंगे और ये प्रयास करेंगे कि हम और आप मिलकर एक बेहतर इबादत लिखें। जिस प्रकार इतिहास की अध्ययन इसलिए किया जाता है ताकि हम पिछली गलतियों को भविष्य में ना दोहरा सके। इसीलिए अगर अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन को हम ध्यान में रखते हुए अपने अध्ययन अध्यापन को भी आगे बढ़ाएंगे और उम्मीद करते हैं आप लोग भी हमारे साथ जुड़कर अपना बेस्ट देंगे, अपना बेहतर देंगे। और शुरू करते हैं आज की मिशन विषय विजय गाथा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया? तो प्रश्न आपको साफ दिख रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधा शासन करना कब प्रारंभ किया था। तो बताइएगा, प्लासी के युद्ध के बाद, पानीपत के युद्ध के बाद, मैसूर की लड़ाई के बाद, सिपाहियों के गदर के बाद। तो ब्रिटिश सरकार, जैसा कि अभी आपके जवाब भी आना शुरू हो गए कि बंगाल में जो अंग्रेजी सत्ता थी वह उसकी स्थापना 2 महत्वपूर्ण युद्धों में से होती है, लेकिन सबसे जो प्रथम युद्ध थी। जी, बहुत सही जवाब आप सबके आ रहे हैं। आप सबके जवाब एकदम सही आ रहे हैं। मतलब इसका मतलब यह है कि जितनी उम्मीद से हम पढ़ा रहे हैं उससे ज्यादा तगड़ी उम्मीद से आप भी पढ़ने के लिए भी तैयार हैं। जी हाँ, प्लासी के युद्ध के बाद जो 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ उसके बाद से अंग्रेजी सत्ता। जी, एकदम सही जवाब। ठीक, तो इसका विकल्प क्या होगा कि प्लासी के युद्ध के बाद। कॉन्सेप्ट इसमें ज्यादा नहीं समझना, बस इस बात को जानते रहिएगा। कल की क्लास के बाद अगर जो आज क्लास लेगा उसको सारी बातें स्पष्ट रूप से समझ में आती रहेंगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला, राज्य अपहरण की नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई? कितना मजेदार सवाल है। यह सवाल को आप हल्के मत लीजिएगा, इसकी गहराई में जाइएगा। यहाँ पे हम ये प्रश्न बना सकते थे कि राज्य हड़प नीति किस व्यक्ति से संबंधित है, तो आपको उसका उत्तर आसानी से बता लेते, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न कड़ा है कि राज्य हड़प नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई। तो जल्दी से जवाब दीजिएगा। सबसे पहले अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा, वो लोग भी आपके साथ आ जाए और पूरे मनोयोग के साथ पढ़ा जाए। जी हाँ, 17 जवाब आपके सही हैं। 17 आपके जवाब सही है, एकदम राइट आंसर है। डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति, इसे व्यापगत सिद्धांत भी कहते हैं, अधिक याद किया जाता है। इस नीति के तहत साम्राज्य विलय किए गए 1848। जी हाँ, सही जवाब 1848। 1848। जी हाँ, एकदम सही जवाब है। उसके बाद जैतपुरा 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, झांसी 1853, झांसी 1853 में है, फिर नागपुर 1854। तो ये क्रमशः राज्य हड़प नीति के लगातार ये क्रमिक राज्य के बारे में हमने आपको बता दिया। ठीक, तो अभी हार्ड कॉपी नोट्स में समस्या है। जब तक पूरी नोट्स नहीं बन जाएगी तब तक हम आपको नहीं उपलब्ध करा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपका है, अभी हार्ड कॉपी नोट्स तैयार नहीं है, 2-4 दिन का समय लगेगा। बाकी सभी नोट्स पेड क्लास के लिए जो बन रही है वो मिल रही है। ठीक, तो यहां पे हमने देखा कि भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? क्या गजब का प्रश्न है। और उससे भी ज्यादा उत्तर है कल की। अगर प्रश्न कल की आपने अगर क्लास ली होगी तो आज इसका उत्तर आप तुरंत बता लेंगे, तुरंत। इसलिए मैं कहता हूं एक क्लास भी मेरी मिस मत किया करिए। हर एक क्लास आप पढ़ा करिए पूरे मनोयोग के साथ। तो यहां पे है जी, बहुत सही जवाब आप सब कह रहे हैं। बेंडीवास सही जवाब, बेंडीवास मैंने पढ़ाया है, कल ही की क्लास में था जी। नमो नमो सर। भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता हुई थी, जो उसमें दुश्मनी हुई थी, उसमें बेंडीवास की लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई थी। क्या हुई थी? निर्णायक सिद्ध हुई। यूरोपीय जो सप्तवर्षीय युद्धों में भारत 22 जनवरी 1760 में लड़े गए थे, जो ब्रिटेन और फ्रांस की सेना के बीच एक निर्णायक युद्ध था। इसे ब्रिटिश सेना ने आइकरकूट के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना को पराजित किया था। इसके बाद ही
इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी, क्योंकि फ्रांसीसी बुरी तरह परास्त होकर सिर्फ पांडिचेरी तक ही सीमित रह गए थे। ठीक, तो इसलिए इसका उत्तर आपका ए इसका राइट आंसर है। जी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? बताइए। कल का भी प्रश्न इसमें आपका थोड़ा सा मैच कर रहा है। कल की सीरीज अगर आपने पढ़ी होगी तो आज आपके लिए कुछ हद तक निर्णायक सिद्ध होगा। बताइए, नोटिफिकेशन आया था कि नहीं? आया जी, नोटिफिकेशन आया है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसे शेयर भी कर दिए होंगे। तो शेयर कर देंगे तो और लोगों के पास पहुंच जाएगा, बाकी आपकी इच्छा। जी, नोटिफिकेशन भी आ गया था। स्क्रीन नहीं आ रहा है भैया, साफ दिखाई दे रहा है, एक बार देखिए। देखिए, इसका लॉर्ड डलहौजी सही जवाब बताया। जिन्होंने लॉर्ड डलहौजी बताया एकदम सही जवाब है। देखिए, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध द्वारा पंजाब ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया था। पंजाब जीतने के बाद कंपनी शासन ने इसका संयोजन उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के अंतर्गत किया। 1939 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद कमजोर हुए सिख शासन के 2 युद्धों के बाद समाप्त कर दिया गया। अच्छा, क्या हुआ? हमने इसे को प्ले ही नहीं किया है। क्या हुआ? वीडियो साफ चल रहा है? कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए, तो एक बार सही प्रश्नों को एक बार ऊपर से हम देख लेते हैं, गलती से छोड़ गया, एक बार आप देख लीजिएगा। पहला था, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब प्रारंभ किया? तो प्लासी के युद्ध से। जिनका छूट गया देख ले, प्लासी के युद्ध से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके था, राज्य हड़प नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू हुई? 1848 सतारा पर हुआ। कहां हुआ? सतारा पर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? विंडीवास की लड़ाई, जैसा कि मैंने भी कुछ देर पहले आपको बता दिया था। अगले प्रश्न पे आते हैं, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। अच्छा, प्रश्न नंबर 5 थोड़ा सा बड़ा है, तो आइए इसको आराम से पढ़ते हैं पुनः। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित संधियों के कालानुक्रम को लिखिएगा। तो बताइए, निम्नलिखित जो संधि है उसे समय अनुसार दर्शाना है। 4 लगा दीजिएगा जी। नोट्स आपको 15 तारीख से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए, पहला है बेसिन की संधि। तो बेसिन संधि जो हुई थी 1802 में हुई थी, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। अच्छा, पहले अमृतसर की संधि है, तो अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी। कब हुई थी? 1809 में हुई थी। 1809 में हुई थी। किन के बीच हुई थी? रणजीत सिंह और मेटकाफ के बीच हुई थी। रणजीत सिंह और मेटकाफ के बीच हुई थी। फिर उसके बाद बेसिन की संधि है 1802 में हुई थी। 1802 में हुई थी बेसिन की संधि। ये हुई थी पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई। कल हमने इसको बताया था। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। फिर अगला आता है सालबाई की संधि 1782, पूना दरबार अंग्रेजों के बीच। 1782 पूना दरबार और अंग्रेजों के बीच। अब इसको कालानुक्रम में कर लीजिए, सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो घ ग ख ग, घ ग ख क, तीसरा सही। ठीक है, आपके जवाब सही हुए। ठीक है, इसकी शॉर्ट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी बात है कि आप लोग से माफी चाहेंगे कि जब आप कॉल करते हैं तो आपका कॉल नहीं उठ पा रहा है, कि इस समय थोड़ी समस्या है। आज और कल तक आपकी कॉल और व्हाट्सएप पर जवाब नहीं मिल पाएगा। इन कल के बाद से आपको जवाब मिलना
शुरू हो जाएगा। ठीक, और मुझे इस बात के लिए खेद है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अब आप, ये सबसे बड़ी बात है, कुछ लोग ऑनलाइन क्लास के लिए आपको 10 बार फ़ोन करते हैं, लेकिन आपको यहाँ करने पर रिसीव होकर आपका जवाब नहीं मिल पाता। उसका कारण ये है कि जो कॉल रिसीव करते हैं उनके यहाँ थोड़ी सी कुछ समस्या हो जाने के बाद छुट्टी पे हैं, तो कल परसों तक छुट्टी पे रहेंगे, उसके बाद पुनः वापस आ जाएंगे। आपके सभी कॉल अटेंड किए जाएंगे, जवाब दिए जाएंगे, व्हाट्सएप का रिप्लाई दिया जाएगा। उसके लिए निश्चिंत रहे, थोड़ा समय दीजिए, अगर हम लोग भी इंसान हैं, और या तो हम कॉल उठा ले या तो पढ़ाई ले, इसलिए थोड़ी समस्या हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अगला है, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? तो बताइए किसके नाम जुड़ा, ये तो आप पहले से जानते हैं, लेकिन फिर भी अभी कुछ देर पहले हमने इस शब्द का जिक्र किया था, तो बताइए आराम से। क्या हुआ जी? खांसी है, छींक आ रही, खांसी आ रही, कोरोना वायरस तो नहीं है? बताइए क्या होगा। देखिए, इसमें आपको पता है लॉर्ड डलहौजी होगा इसका जवाब। लॉर्ड डलहौजी का नाम राज्य हड़प नीति से जुड़ा है। वो रियासतों जिनका पैतृक वारिस नहीं था उन्हें गोद लेने का अधिकार नहीं था। अपने इस नियम का पालन करते हुए उन्होंने सतारा, जैतपुरा, संभल, झांसी को क्या किया था? सम्मिलित किया था, जिसमें पहला जो स्थान था वो सतारा था, जैसा मैंने बताया 1839 में। जी, उससे मत लगाइए करिए, उसका दूसरा चार्जर है। सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया, बताइएगा, आराम से जवाब दीजिएगा। अच्छा, एक काम और करिएगा, जैसे जब तक को आप लोग को ऑनलाइन क्लास का जवाब उस नंबर पर नहीं मिल पाता, आप हमारे नंबर पे देख लीजिएगा, मैं रात को रिप्लाई कर दिया करूंगा 9506701777। ये मेरे नंबर तब तक कर दीजिएगा कॉल, जब तक उस नंबर पे रिसीव नहीं हो रहा तब तक, ठीक है? मैं रात में उठा के देख लूंगा फ्री होके। तो यहाँ पे था, सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? तो देखिए, इसकी बात करें तो अगस्त 1943 तक सिंध अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। जितने इसके अमीर थे सभी को बंदी बना लिया गया, देश से निकाल भी दिए गए। इस समय सर चार्ल्स नेपियर सिंध में कंपनी का रेजिमेंट था। सिंध सैन्य कार्रवाई के इसके द्वारा किया गया था। इस प्रकार इसका उत्तर है 1843। अगस्त तक लिखना चाहिए, देख लीजिए, अगस्त 1843, ठीक है? चौथा इसका विकल्प डी, इसका विकल्प सही है। ये मेरा पर्सनल नंबर है, लेकिन बहुत जरूरत होगी तो मुझे इस पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं फ्री होके देख लूंगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, तीसरे एग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? बताइए, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी तीसरे एग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट भी अपने पास रखिएगा। इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट भी अपने पास जरूर सुरक्षित रखिएगा, क्योंकि जीएफ आपकी परीक्षा में एक निर्णायक भूमिका निभाता है आपके सिलेक्शन के लिए। चलिए, आप लोग के जवाब एकदम सही आ रहे हैं। तीसरे एग्लो मैसूर युद्ध तीसरी एग्लो मैसूर युद्ध जो है वो 1790 से 92 तक चला। कब? 1790 से 92 तक चला। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की। श्रीरंगपट्टनम की संधि की, ये संधि 1792 में की गई, 1792। इस संधि के अनुसार टीपू को 3 करोड़ रुपए क्षति के रूप में भी देने पड़े, परंतु धनराशि न देने पर टीपू के 2 पुत्र कॉर्नवालिस के पास बंधक के रूप में रखे गए। इस संधि के बाद टीपू की अर्थव्यवस्था, सैन्य संगठन और जो सुरक्षा आदि थी वो भी सभी तितर बितर हो गई। तो कहीं ना कहीं टीपू सुल्तान को जो श्रीरंगपट्टनम की संधि में एक बड़ा क्षति हुआ, जिसमें 3 करोड़ रुपए की हर्जाना उन्हें अंग्रेजों को देना पड़ा। उसके बदले कार्नवालिस ने उनके दोनों पुत्रों को बंधक बना के रखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ब्लैक होल त्रासदी काफी बहुत ही पूछे जाने वाला प्रश्न है ये। ब्लैक होल त्रासदी कहां घटी? ब्लैक होल वैसे भूगोल का शब्द है, लेकिन निम्नलिखित में से ब्लैक होल त्रासदी किसे कहा जाता है? पता है, ये ऐसा प्रश्न है, इसका जवाब आपको चुनिंदा किताबों को छोड़ दिया जाए तो आपको सब जगह मिलना मुश्किल है। लिखना चाहे लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए। देखिए, जो ब्लैक होल त्रासदी थी वो कलकत्ता में घटित हुई थी। कहां पे? कलकत्ता में। ध्यान सुनिएगा कहानी इसकी। यह पुराने फोर्ट विलियम किले में बनी एक छोटी सी काल कोठरी थी। मतलब लगभग माना जाता है 20 जून 1756 को इस किले पर कब्जा करने के बाद जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उनके सैनिक ब्रिटिश कैदियों को इस काल कोठरी में बंद कर दिया। इसमें अत्यधिक गर्मी थी, दम घुटने और कुचलने से 123 बंदियों की मृत्यु हुई। और यह घटना से जो लोग बाहर निकले, वहां से बचकर जो बाहर आए, वह उसका जिक्र करते हैं। इसे ब्लैक होल त्रासदी कहा जाता है भारत की। यह घटना भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद था के विस्तार का एक प्रमुख कारण बना। तो यही ब्लैक होल त्रासदी थी। इसमें जो ब्रिटिश सैनिक थे उनको रखा गया था। याद रखिएगा, ब्रिटिश सैनिक किसके द्वारा? सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा। इसे हम ब्लैक होल त्रासदी के नाम से जानते हैं। और इसका प्रभाव इंग्लैंड तक देखने को मिला था। कभी जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे जब ये शब्दावली आएगी तो हम उसका जिक्र आपको जरूर करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? बताइए, निम्नलिखित में से किस माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? आराम से बताइएगा। जवाब दीजिएगा आराम आराम से। देखिए कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध में ब्रिटिश साम्राज्य को मिला लिया। इस समय जो अवध का नवाब वाजिद अली शाह था, क्या था? वाजिद अली शाह था। ब्रिटिश राज्य में मिलाने का मुख्य कारण राज्य में कुप्रशासन था। क्या था? कुप्रशासन। इस समय अवध का जो नवाब था वो कौन था? वाजिद अली शाह था। वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। ठीक है, लिखते चलिएगा, हो सकता है आपके काम आ जाए। और आज संख्या आपकी कम है, पता नहीं क्यों आपने शेयर नहीं किया, इस वजह से या ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त? आपकी संख्या काफी कम है, पता नहीं क्यों। ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? देखिए, अगर इस प्रश्न का जवाब अगर देखना चाहें तो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा कि युद्ध देख लीजिएगा, पानीपत का युद्ध, मांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लास्टिक युद्ध, सभी युद्ध जो विकल्प में वो काफी महत्वपूर्ण है। 1757 के प्लासी युद्ध के बाद भारत की राजनीतिक सत्ता पर ब्रिटिश कंपनियों का वर्चस्व स्थापित हो गया। ब्रिटिश कंपनियों का वर्चस्व स्थापित हो गया। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब और उनके फ्रांसीसी मित्रों पर निर्णायक जीत प्राप्त की। युद्ध में जीत के जो परिणाम स्वरूप बंगाल में जो कंपनी की स्थिति थी काफी मजबूत हो गई और आने वाले 100 वर्षों में कंपनी ने भारत के लगभग अधिकतर भागों में कब्जा कर लिया। वहीं प्लासी युद्ध में जहां इनकी राजनीतिक स्थिति मजबूत हुई थी, वहीं बक्सर के युद्ध में, जो बक्सर का युद्ध हुआ, वहां पे उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई। उनकी मतलब अंग्रेजों की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। झांसी के राज्य को इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश
शासन का हिस्सा बनाया गया था? जवाब दीजिएगा। बताइए आराम से, 1 मिनट बताइएगा। 9:45 हो रहा है अभी। झांसी के राज्य को उसके द्वारा भारतीय ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया। देखिए अभी कुछ देर पहले हमने इसका जिक्र किया। देखिए एक प्रश्न के बाद दोबारा का उसका प्रश्न मिलता है तो आप लोग घबराया मत करिए। झांसी राज्य को, जी सही जवाब, अपहरण नीति, द रिटर्न ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति के तहत ब्रिटिश शासन में लाया गया था। यह विलय नीति इस तर्क पर आधारित था कि यदि कोई शासक की मृत्यु हो जाती है तो किसी पुरुष को वारिस जो हो सकता था वो नहीं होगा, उसकी रियासत अंग्रेजों द्वारा हड़प ली जाएगी। ठीक, संतारा, संभल, उदयपुर, नागपुर आदि राज्यों को भारत में मिला लिया गया। ठीक, जी सही है आप लोग का। प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? आराम से जवाब दीजिएगा। प्लासी की जो लड़ाई थी किनके बीच लड़ी गई थी? बताइए आराम से। देखिए प्लासी युद्ध की एक बड़ी कहानी, एक लंबी कहानी है। यहाँ पे यह प्रश्न भी करना हमें गलत लगता है कि प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी। ये तो ऐसी युद्ध थी जो बिना लड़े जीत हार का निर्णय हो गया। मतलब इसमें लड़ाई हुई ही नहीं। मतलब अगर बारीकी से देखा जाए, अलग अलग अर्थ इतिहासकारों को पढ़ा जाए तो लगभग लड़ाई हुई नहीं है, लेकिन फिर भी माना यह लड़ाई हुई है कि प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच 1757 में हुआ था। तो इसका तीसरा तो सही है। इसमें कई चीजें ऐसी हुई थी। यह युद्ध इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि भारत में कंपनी की पहली बड़ी जीत थी, जो कूटनीतिक जीत थी। वास्तविकता यह युद्ध हुआ ही नहीं, यह कूटनीतिक जीत थी। कंपनी बंगाल में एक ऐसे कठपुतली शासक को चाहती थी जो उसकी व्यापारिक रियासतें अन्य सुविधाओं से आसानी से प्रदान कर सके। कंपनी के प्रयास करके नवाब के सेनापति मीर जाफर को नवाब बनाने का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया और नवाब को आसानी से हरा दिया। माने यह युद्ध, इसमें बड़ी बड़ी कहानियां हैं, कभी मौका मिलेगा तो आपको बताएंगे कि जो सेनापति था मीर जाफर, उसने अपने राजा सिराजुद्दौला से जो विश्वासघात किया, आगे चलकर आप देखेंगे वो इस बात को स्वयं इतना पछताता है कि उसने सबसे बड़ी जीवन की गलती कर दी। तो मीर जाफर की गद्दारी की वजह से यह युद्ध भारत में अंग्रेजों का राजनीतिक स्थिति का उत्थान तो नहीं कह सकते हम, जो आगाज हुआ वो उससे बढ़कर ये हुआ कि आगे हम लोग देखेंगे कि चलिए जाने, उसका कोई मतलब नहीं आपकी क्लास का, नहीं तो उसमें हमारे तथ्यों को भी समझा देते। अगला प्रश्न आपके बीच है, 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया, तब नवाब कौन था? 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया, तब अवध के कौन नवाब था? अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने इसका थोड़ा सा जिक्र किया था, लेकिन आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया। कुशासन एक वर्ड पड़ा था। राज हड़प नीति के तहत अवध को अंग्रेजों ने हड़प नीति का शिकार बनाया था। 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया, तब अवध की जो नवाब, 5वें नवाब वाजिद अली शाह थे। वाजिद अली शाह, ठीक है, ये 1847-1856 तक थे। अवध पर कब्जा करने वालों ने तर्क दिया कि यह कुशासन था, इसलिए आजाद कराए गए कर्तव्य से बंधे हुए थे, इसलिए अब कंपनी का अवध शासन स्वयं चलाएगी, यह उन्होंने तर्क दिया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा को काल में समाप्त की गई थी? पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी?
अच्छा, एक बात आपको बता दें अवध के बारे में, अगर आप लिखना चाहें तो थोड़ा सा लिख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था। इसके साथ साथ एक लाइन लिख लीजिएगा जो अगले प्रश्न में मुझे लिखवा देना चाहिए था। अवध राज्य की जो स्थापना 1722 ईस्वी में हुई थी। अवध राज्य की जो स्थापना 1722 ईस्वी में हुई थी, सादत अली खान ने की थी। सादत अली खान ने अवध राज्य की स्थापना 1772 ईस्वी में की थी। अवध की राजधानी फैजाबाद को बनाई गई थी। अवध की जो राजधानी थी वो फैजाबाद बनाई गई थी, किंतु विलय के समय अवध राज्य की राजधानी लखनऊ थी। जिस समय अंग्रेजों ने विलय किया था उस समय अवध की राजधानी लखनऊ थी, लेकिन सादत अली खान ने इसकी राजधानी फैजाबाद को बनाया था, जो वर्तमान में किस जिले के नाम से जाना जाता है। अगला है, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई। देखिएगा यहां पे, बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय 1796 से 1818 तक इन्होंने शासन किया। ये मराठा संघ के अंतिम पेशवा थे, लिख लीजिएगा। मराठा संघ के ये अंतिम पेशवा थे। ये मराठा संघ के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय थे 1796 से 1818, माने 1796 से 1818। ये मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे और अंग्रेजों ने उनके पेशवा पद को समाप्त कर दिया। ठीक, और उन्हें इसके बदले पेंशन देना शुरू किया। उन पर धोखेबाजी, बेईमानी का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बनाकर विठुर जेल भेज दिया। विठुर लिख लीजिएगा, विठुर जेल भेज दिया। विठुर जेल भेज दिया। यह प्रश्न पूछता है, विठुर जेल भेज दिया गया, जहां आगे चलकर 1853 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। आगे चलकर इन्हें 1853 में इनकी मृत्यु हो गई, इनकी डेथ हो गई। 1853 में बाजीराव द्वितीय की जाके 1853 में मृत्यु हो गई। विठुर जेल, विठुर जेल। स्क्रीन शॉट चाहे तो कर ले, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई किस वर्ष में हुई। बताइए, तो इतने छोटे छोटे प्रश्न हैं, आप लोग शेयर कर देंगे तो उन लोगों के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि हम प्रश्नों की व्याख्या पूरी तरह से डीप में इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको भविष्य में किसी अन्य प्रकार के प्रश्नों से कोई समस्या ना होने पाए। हमारा एक उद्देश्य है कि हम इसे सामान्य अध्ययन की तरह अगर पढ़ेंगे तो हमारा और आपका स्ट्रांग हो जाएगा और कई चीजें हमारी मजबूत हो जाएंगी और आपकी भी। इसलिए इसे आराम से पढ़ लीजिएगा। देखिए, बक्सर की जो लड़ाई हुई थी ये 22 अक्टूबर 1764 को हुई थी। कब हुई थी? 22 अक्टूबर 1764 को हुई थी। यह हुई थी 22/10/1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को यह युद्ध हुई थी। ये हेक्टर मुनेरो के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लिखिएगा मुनरो, एक तरफ मुनरो की सेना थी, ये ब्रिटिशियन सेना थी अंग्रेजों की, मुनरो, और दूसरी तरफ वही बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब मुगल शाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के मध्य युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक निर्णायक जीत हुई और इस जीत ने भारत में अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी का एक राजनीतिक तो हस्तक्षेप स्थायी था ही, उसके साथ साथ एक आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो गई, क्योंकि भारत की 3 सेनाएं एक तरफ थी, जिसमें हमने देखा अवध, मुगल और बंगाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी भी इतनी डीप नॉलेज सभी सब पार्ट में नहीं है। अभी साइंस के बहुत सारे ऐसे सेक्शन है जिसमें डीप नॉलेज नहीं है, कि वहां भी काफी चीजें में पढ़नी है, क्योंकि अंत में मेरा चयन नहीं हुआ इसका।
सबसे बड़ी बात है कि डाटा याद करने की विधि है प्रैक्टिस। जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे, जैसे आप सवालों को हल करने के लिए जब कॉपी में लिखते हैं या क्लास में लेते हैं, उसे 2 से 3 बार पढ़ेंगे, अपने आप डेटा याद हो जाता है। कभी प्रयास करिए। हम लोग इसके पहले होमवर्क करके आते हैं, ऐसा नहीं है कि हम आपकी क्लास में आके शुरू हो जाते हैं। समस्या यह है कि हम भी आते हैं, एक बार इसको हम होमवर्क करके आते हैं, मतलब समझ रहे हैं ना, तैयार करके ही आते हैं, ऐसे नहीं आते। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य हड़प नीति लागू की गई? देखिए कितना आसान प्रश्न है। देखिए बार बार आपको वही प्रश्न घुमा घुमा के आता है, बार बार घुमा के वही प्रश्न आता है। और आप कमेंट करके बताइए आज की क्लास कैसी लगी। किस भारतीय राज्य पर? देखिए राज्य की बात करता तो राज्य अलग है, लेकिन अगर कोई स्थान पूछता तो सतारा ही हो चुका है, लेकिन ये राज्य पूछ रहा है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो हड़प नीति थी, सतारा तो लिया गया, लेकिन राज्य हड़प नीति के द्वारा लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार की गई विलय नीति थी। इसमें अगर देखा जाए तो किस राज्य को सबसे पहले हड़प नीति का शिकार बनाया गया? सतारा का स्थान था, क्या था? सतारा। लेकिन अगर राज्य पूछा जाएगा तो राज्य आपका पंजाब होगा, लेकिन स्थान पूछेगा तो सतारा। सतारा कब? अगर सतारा की बात करेंगे, सतारा कुछ देर पहले हमने पढ़ाया था, जस्ट पहले पढ़ाया था। अरे याद है 1848 जी, सतारा 1848। नागपुर भी बताया था। नागपुर कब? नागपुर झांसी 54 में, नागपुर और झांसी 1854 में। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था, आज की क्लास में, आज की क्लास में हमने पढ़ा था। संबल 49 में, संबलपुर जी, लेकिन इसका उत्तर पंजाब हो, ये राज्य पूछा है। अगला 1757 में प्लासी के युद्ध, 1757 की प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया? अब अभी कुछ देर पहले हमने इसका जिक्र किया। मैंने हर एक प्रश्न को इतनी बार घुमा घुमा के आपके सामने आ रहा है कि अगर आप हमारी प्रैक्टिस सेट की सीरीज पूरा पढ़ लेंगे तो मेरी गारंटी है कि जीएस में आप अपने आप, जिनको कहते हैं कि हमें जीएस नहीं आती, इतिहास नहीं आती, भूगोल नहीं आती, आप उन चुनिंदा प्रश्नों पे आपकी कमांड बन जाएगी। और ये ऐसे यूनिक प्रश्न है जो परीक्षाओं में घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं। और मेरी इस बात की गारंटी है कि आप एक बार अगर इसका अध्ययन कर लेंगे तो आपका कमांड अपने आप बन जाएगा। अभी इसके पहले हमने दिया था कि 1757 की प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ उसके सेनापति मीर जाफर ने विश्वासघात किया। अभी हमने इसका पहले देखा था। फिर मीर कासिम सिंह के बारे में आगे पढ़ेंगे। मीर जाफर ने विश्वासघात किया। इस मीर जाफर ने अपनी सैन्य टुकड़ी को शामिल ही नहीं किया, अतः सिराजुद्दौला ने अकेले ब्रिटिश जो सैनिक थे, कंपनी लॉर्ड क्लाइव द्वारा संचालित युद्ध किया और पराजित हुआ। कहा जाता है कि युद्ध मैदान में जब सेनापति ने मीर जाफर जब सेना नायक होकर आगे युद्ध मैदान में चला तो उसने सैनिक को पलटने के लिए कह दिया। इस प्रकार सिराजुद्दौला के सैनिक जो थे वो अंग्रेजों के साथ और सिराजुद्दौला के खिलाफ हो गए। इस प्रकार यह युद्ध बिना हुए, बिना युद्ध किए, यह युद्ध का जो परिणाम अंग्रेजों की झोली में चला जाता है, बस कुछ लालच, चंद टुकड़ों के नाते, उस नवाब की गद्दी के नाते। और आगे चलकर मीर कासिम, मीर जाफर स्वयं इतना पछताता है कि राज्य भी गया, टोपी भी गई, इज्जत भी गया। तो आगे चलकर मीर जाफर को इसका बहुत ही अफसोस भी होता है। मीर जाफर कंपनी की सहायता से बंगाल का नवाब बनने वाला प्रथम व्यक्ति था, कंपनी की सहायता से पहली बार। हाँ जी हाँ, तनिष्ठा जी आपने सही कहा। तो वो हम लोग की मेडोल हिस्ट्री है, जब मेडोल हिस्ट्री पढ़ाते तो शायद उसकी जिक्र करते। वैसे मेडोल हिस्ट्री पे मेरा कमांड उतना बेहतर नहीं है, ठीक है। मेडोल हिस्ट्री पे नहीं, क्योंकि मेडोल हिस्ट्री प्रश्न बहुत कम आते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा कमांड नहीं। एशियंट है, एशियन कल्चर, क्योंकि कल्चर यूपीएससी में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और मॉडर्न इंडिया सबसे ज़्यादा, नेशनल मूवमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मजेदार होता है। 1767 से 69 में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध द्वारा समाप्त हुआ। किसके द्वारा समाप्त हुआ? पांडिचेरी, मद्रास, मैसूर, अक्सला सैप्ले संधि।
जी ऋचा जी, सही कहा आपने। चलिए देखिएगा, 1767 से 69 के बीच में, 69 में मद्रास की संधि एक शांति समझौता था। मद्रास की जो संधि थी एक शांति समझौता था, जो वर्ष 1769 में मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संपन्न हुआ। इस संधि के द्वारा पहला आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। इस संधि के एक प्रावधान के अनुसार अगर कोई पड़ोसी राज्य हैदर अली, कौन, हैदर अली के राज्य पर हमला करता है तो ब्रिटिश सेना को मैसूर की सहायता करनी थी। यह एक संधि तक शांति समझौता था और यह भी अंग्रेजों की एक कूटनीति का हिस्सा था। इसका उत्तर मद्रास संधि होगा। ठीक, यह एक शांति समझौता था। सर, आयकर कूट निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? आयकर कूट, इसको भी हम लोगों ने कल पढ़ा था। कल देखिए, मैं कहता हूं मेरी क्लास रेगुलर लिया करिए। अगर आप कभी मिस करेंगे तो नुकसान आपको, खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आप जब क्लास में आया करिए तो पूरी क्लास देखा करिए, लास्ट तक देखेंगे, तब जाके इसका मतलब समझ में आएगा। सभी को शेयर किया करिए, हमारी क्लासेस लंबी होती है। आयकर कूट भारत में ब्रिटिश सेना के लेफ्टिनेंट जनरल थे। 1760 में जो फ्रांसीसियों के विरुद्ध वांडीवास का युद्ध जीता था, वांडीवास का युद्ध जीता था भैया सर आयकर कूट ने। भारत पर नियंत्रण स्थापित करने को लेकर ब्रिटिश और फ्रांस के मध्य होने वाले संघर्षों में वांडीवास के युद्ध में उनकी जीत निर्णायक भूमिका निभाई थी सर आयकर कोट की। इतना आसान से मत भूलिएगा, ठीक। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? देख रहे कितने प्रश्न को उठा उठा के आपके बीच लाया गया है। आप पढ़ेंगे तो आपको वही एनसीईआरटी कक्षा 11, 12, कक्षा 8, कक्षा 9 की एनसीईआरटी आपको याद आएगी। नहीं, 9, हाँ 9 में। देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो चला था वो 1780 से 84, 1780 से लेकर 84 तक द्वितीय वाला। प्रथम अभी हमने ऊपर जिक्र किया था, तृतीय 90 से 92 चला था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर राज्य के मध्य हुआ था। इस समय वारेन हेस्टिंग जनरल गवर्नर था। वारेन हेस्टिंग जनरल गवर्नर जनरल था। जबकि 1784 में मंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद यह युद्ध समाप्त हुआ। कहां पे? मंगलौर, बेंगलोर नहीं, मंगलौर की संधि पर 1784 में हस्ताक्षर होने के बाद यह दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई। वहां पे वारेन हेस्टिंग क्या था? गवर्नर जनरल था, ठीक। आप लोग टेलीग्राम पे जुड़े रहेगा, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर बिना स्पेस से, जुड़ेगा इलेनी में दुर्गेश से। हाँ, हेस्टिंग सही था। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? पता है, इतना सरल सवाल है और अभी मैंने कई बार पूछा। मैंगलोर और बेंगलोर में डिफरेंस अभी बताते हैं। हैदराबाद की जुड़वा नगर क्या है? देखिए, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ भैया? अभी 23 जून 1757 को हुआ। बंगाल के नवाब और उनके फ्रांसीसी सहयोगी दल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्णायक जीत थे, ठीक। तो क्या होगी? 1757। ज्यादा समय नहीं लेंगे इसमें। अगला, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया? किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया? यह बहुत ही यूनिक प्रश्न है और यह मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक भी है। जी अंजलि अन्नू, आपका जवाब लगभग सही है।
लगभग क्या सही है, और बाकियों के जवाब ये सही आ रहे हैं। 1858। पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको ही पता हो कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो 1757 में प्रारंभ हुआ, और 1857 का जो भारत में क्रांति, 1857 की क्रांति, भारतीय विद्रोह के बाद अंग्रेजी सत्ता इस तरह से हिल गई कि 1858 में कंपनी का शासन समाप्त करके भारत सरकार अधिनियम 1858 के अधीन भारत सरकार का जो नियंत्रण, तो ब्रिटिश सरकार, भारत पे पूर्णतः ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारतीय संपत्ति, प्रशासनिक शक्ति और उनकी सशस्त्र सेना पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण। अगर यह युद्ध तय समय पर, सॉरी यह क्रांति अगर तय समय पर हुई, अगर यह जो क्रांति थी अगर निश्चित तिथि को हुई होती 1857 की क्रांति, तो भारत 90 साल पहले आजाद हो गया होता। ठीक है, 1600 साल पहले भारत आजाद हो गया होता, 90 साल पहले। लेकिन दुर्भाग्य, एक मेरा फेवरेट टॉपिक है 1857 क्रांति। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए, सब सवाल आ रहे हैं इतने सरल सरल कि आप इसे आसानी से बता लेंगे। लॉर्ड क्लाइव, विलियम बेंटिक, वारेन हेस्टिंग, कर्नल सैंडर्स। क्या होगा? अभी कोई लास्ट में आया पूछ रहा है ये प्लासी का युद्ध कब हुआ था। शायद आप बहुत देरी से आए हैं, आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से देख लीजिएगा। ये वीडियो चलते चलते 45 मिनट का लगभग समय हो चुका है। भैया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत वारेन हेस्टिंग को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। इसके पहले 72 से 74 तक बंगाल के गवर्नर थे, और भारत में 1772 से 1785 तक भारत के प्रथम वास्तविक गवर्नर जनरल के रूप में उन्होंने काम किया। भैया कोई देखिए इनके प्रश्न का जवाब दीजिए। लेट से आया तो वीडियो को पीछे करके देख लें, या तो आप दोबारा देख लें। कोई प्रश्न पूछ रहा है क्योंकि वो हमने 3 से 4 बार पढ़ा दिया, तो जरा उनके प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाएगी? क्या क्या यूनिक प्रश्न है, बताइए। दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया? बताइए, कितने मजेदार प्रश्न है जी। ऑनलाइन क्लास के लिए अगर आपको नोट्स ऑनलाइन क्लास चाहिए, उसके लिए आप 6306344367 पर व्हाट्सएप करेंगे, कॉल करेंगे, व्हाट्सएप करिएगा तो आपको मिल जाएगी। देखिए 1911 में यह घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली, कोलकाता से दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। 1927 में इसे नई दिल्ली का नाम दिया गया। इसे 1927 में आगे चलकर दिल्ली को नई दिल्ली कहा गया। 1927 में दिल्ली को नई दिल्ली का नाम दिया गया। यह भी प्रश्न लिख लीजिएगा, क्योंकि आए दिन ये परीक्षाओं में गुमराह करते हैं, और स्वयं मैं भी गुमराह करता हूं। भैया प्लासी का युद्ध 1757 में, देखो बार बार कब से पूछ रहा है, उनको प्लासी का युद्ध नहीं मिल रहा है। ठीक है, नई दिल्ली किया गया। आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत है आपसे, समस्या? 13 फरवरी 1931 को नई राजधानी का उद्घाटन किया गया। लिख लीजिएगा, 13 फरवरी 1931 को, 13 फरवरी 1931
1931 को नई राजधानी नई दिल्ली का उद्घाटन किया गया। मतलब आइए मैं आपको कई प्रश्नों यहां पे बताता हूं। कलकत्ता से दिल्ली 1911 को राजधानी गई, दिल्ली को नई दिल्ली 1927 से बनाई गई। 1927 के बाद 13 फरवरी 1931 को नई राजधानी जो नई दिल्ली थी इसका उद्घाटन किया गया। और किस शासक ने दिल्ली को प्रथम राजधानी बनाई थी? भारतीय सल्तनत काल में किस शासक ने सबसे पहले इस साम्राज्य की राजधानी दिल्ली बनाई थी? इसका जवाब कमेंट करके दीजिए। यहां पे कितने प्रश्न बने? पहला कि भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहां थी? कलकत्ता थी। कलकत्ता से दिल्ली कब आई? 1911 में। उसके बाद क्या हुआ? दिल्ली का नाम बदलकर नई दिल्ली हुआ। कब हुआ? 1927 में। फिर क्या हुआ? 13 फरवरी 1931 को क्या हुआ? नई दिल्ली में उद्घाटन हुआ। ठीक है। इल्तुतमिश ने सबसे पहले दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। ये बहुत ही ऐसे पॉइंट हैं जो आपको सभी किताबों में मिल जाएंगे, लेकिन कोई अध्यापक इतना तोड़कर आपको नहीं बताते। ठीक है, तो हम आपको प्रयास ये करेंगे कि आपको पूरा तोड़कर पूरे डिफाइन करके बताएं। और आप टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा, क्योंकि वीडियो की नोटिफिकेशन अगर आपको नहीं मिल पाती, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करके रखिएगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस दिए जुड़िएगा। इलेनी में दुर्गेश से हमारा फेसबुक पेज इलेनी में दुर्गेश से, वहां जुड़िएगा, अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? क्या गजब गजब का प्रश्न है, बताइए। इस पे एक वीडियो बनाएंगे जहां पे मैं सब कुछ यही बताऊंगा। बताइए आप लोग। देखिए, लॉर्ड कैनिंग 1857 का जो भारत की 1857 की क्रांति या भारतीय विद्रोह के बाद भारत की गवर्नर जनरल थे। भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत इन्हें भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। विद्रोह दमन करने के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया था। वह 1856 से 62 तक 1856 से 62 तक वह 1856 से 62 तक गवर्नर जनरल या वायसराय के रूप में कार्य करते रहे। वो गवर्नर जनरल या वायसराय के रूप में काम करते रहे। इसका उत्तर क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में आगे पढ़ेंगे, लॉर्ड कर्जन, वेवेल, सबके बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अभी हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जवाब सही होंगे। क्योंकि अभी हम लोगों ने जस्ट ऊपर इस प्रकार के प्रश्न को पढ़ा था। सही जवाब वारेन हेस्टिंग। भैया, वारेन हेस्टिंग 1773 रेगुलेटरी एक्ट के बाद। जी, ठीक है। अभी इसके पहले डेटा मैंने बता दिया, इसलिए डेटा को रिपीट नहीं करेंगे, फिर डेटा हमने उनके बारे में पूरा बता दिया है। अब लोग जो बाद में वीडियो को स्टार्टिंग से देखेंगे। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? कुछ लोग कब से ही पूछ रहे थे। देखिए, ये जो प्लासी का युद्ध है, इसमें एक बड़ी खासियत है, इसके जो दिनांक है ये थोड़ा सा आगे पीछे मिल रहा है। कोई बार बार पूछ रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। देखिए, अलग अलग किताबों में अलग अलग तिथि मिलती है, जबकि सन 1757 ही है, 1757 ही है। लेकिन 1757 तो है कब?
कहीं 23 जून मिलता है, कहीं कुछ मिलता है, तो 23 जून, अलग अलग जगह अलग अलग। माने 23/6/1757 को बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव की मध्य हुआ था। वैसे तो लॉर्ड क्लाइव की जगह हम तो कहते हैं उनके सेनापति को वर्ष कर देना चाहिए था, सिराजुद्दौला वर्सेस उनके सेनापति। भाई इस तरह से काम तो हुआ है, ठीक है, मुझे तो वही कह देना चाहिए, लेकिन ऐसा कहेंगे तो आप गलत हो जाएगा, इसलिए ना कहिएगा। हाँ, उनके सेनापति से ही समझ एक तरह से युद्ध थी। तो इस युद्ध में नवाब उनके फ्रांसीसी मित्र, इसके पहले क्या हुआ हमने पढ़ लिया, ऊपर हमने पढ़ लिया था। कोई बार बार प्रश्न पूछ रहा तो एक बार देख ले, क्योंकि अगला है प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और नवाब बनाया किसको, बताइए आइए क्या भैया। 23 जून 1757 को जो प्लासी नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला सेना के बीच अंग्रेजी सेना के कमान लॉर्ड क्लाइव संभाले थे, दोनों के बीच युद्ध हुआ। ये युद्ध क्या था, सोची समझी, समझ ली, युद्ध के मैदान में उतरे हुए दो खिलाड़ी थे। नवाब की तरफ से सिराजुद्दौला की तरफ से जो उनका सेनापति था मीर जाफर, क्या था, मीर जाफर। एक तरह से तो हम तो कहेंगे ये इनसे और इनकी ही लड़ाई हुई, साला कहना तो नहीं चाहिए, इन्होंने इनके लिए गद्दारी की, और अगर गद्दारी ना करते शायद आज अंग्रेज पता नहीं कहां होते, भारत कहां होता पता नहीं। एक प्रश्न यूपीएससी मेंस में भी आया था, यदि भारत में 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने राज्य ना किया होता तो वर्तमान भारत की विवेचना करिए, अगर वर्तमान भारत की विवेचना कीजिए अपने शब्दों में, तो अगर अंग्रेज ना होते तो तब भी भारत की स्थिति क्या होती, बड़ा सोचने योग्य है कि क्या अंग्रेज को आने से भारत एकता के सूत्र में पिरो दिया गया, क्या एकता के पिरो में बांध दिया गया, अगर अंग्रेज ना होते तो क्या होता। इसलिए बहुत सारी बातें इसलिए नहीं कहना चाहिए, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि थोड़ा सा क्या राष्ट्रीयता दिल में जग जाती है, चाहे वो कोई भी रहा, था तो देश का सम्राट। तो हमने ये देखा कि प्लासी के जंग में मीर जाफर ने कमाल संभाली थी, किसकी, सिराजुद्दौला की तरफ से, उधर से लॉर्ड क्लाइव के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में मीर जाफर ने विश्वासघात के कारण नवाब की सेना की हार हुई। कौन सी नवाब, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब की हार। इस युद्ध में, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जो बड़ी जीत हुई, और इस जीत का परिणाम स्वरूप जिस प्रकार अंग्रेजों की राजनीतिक स्थिति मजबूत हुई, राजनीतिक अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर से किए गए वादे के अनुसार मीर जाफर को बंगाल का नवाब तो बना गया, लेकिन इसकी आगे की कहानी पेट क्लास कभी में जब हम पढ़ाऊंगा तब मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या घटनाएं क्रमशः घटी। ये बहुत बड़ी बात है, खासकर हमारे देश के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए। बाद में पछताता है, मीर जाफर स्वयं पछताता है। आप देखेंगे मीर जाफर, अभी मीर जाफर के बाद मीर कासिम आता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई, इसी का जवाब देने के साथ यह क्लास आज की आपकी खत्म हो जाएगी, और उसी के साथ आज 30 प्रश्नों की सीरीज खत्म हो जाएगी। ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करेंगे, यहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लास संबंधित और अगली क्लास टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस दिए जुड़िएगा इलर्निंग विद दुर्गेश साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज इलर्निंग विद दुर्गेश से जुड़िएगा, अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा। दूसरी बात, आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा लास्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा, फेसबुक पेज स्वयं जुड़िएगा, अपने सभी साथियों को इन्वाइट करिएगा। तो आप अगर अंत में आए हैं तो इस वीडियो को प्रारंभ से देखिए, क्योंकि 1 घंटे क्लास चली है, प्रॉपर लगभग 1 घंटे की क्लास चली है आपकी, जहां पे मैंने आपको पूरी तरह से हर एक तथ्यों को निचोड़कर समझाने का प्रयास किया। बेशक वीडियो लंबा बने, लेकिन मैं आपको यह प्रयास करूंगा कि एक बार आप इस सीरीज को पढ़ेंगे, चाहे मेरी ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, मॉडर्न इंडिया की सीरीज पढ़ेंगे, आपको दोबारा कभी झंझट, क्योंकि मैं चुनिंदा प्रश्न ही लेकर आता हूं, और मैं जो चुनिंदा प्रश्न मेरा लाने का उद्देश्य होता है ताकि मैं व्याख्या कर सकूं। इसको लाने से पहले मैं करंट कल से कराऊंगा, कल से, क्योंकि थोड़ा दिक्कत ये है
क्योंकि इसके पहले भी मुझे ढेर सारा वर्क करना पड़ता है। ऐसा नहीं है मैं प्रश्न लेकर आपके बीच आऊंगा, मैं भी होमवर्क करके आता हूं। इन सारे प्रश्नों का निचोड़ मैं पढ़कर आता हूं, अलग अलग किताबों से पेज को पलट पलट से, कि मैं आपको व्याख्या कहां से बताऊंगा। आप देखेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, किताबें गजी पड़ी है मेरे सामने। ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं? अच्छा अच्छा जी, देख लीजिए। तो मैं किताबों से खंगाल कर लाता हूं आपके लिए, ऐसा नहीं है कि मैं उठाया लाके आपको रख दिया। मैं भी आपके लिए होमवर्क करके आपके बीच आता हूं। पता है क्यों? अगर मेरी मेहनत करने की वजह से आपके तैयार हो जाते हैं, किस टॉपिक को कहां से जोड़ना है, कहां से निकालना है। उसके बाद बीओ की क्लास सुबह 8 बजे से चल रही है, सुपर टेट भी सुबह 8 बजे से, कल 9 बजे से लगभग सीटेट की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। सीटेट क्लास स्टार्ट है। आप क्लास की टाइम के लिए टेलीग्राम पे जुड़े रहिए, मैं 10-15 मिनट पहले टेलीग्राम पे बताकर ही क्लास लेता हूं। अच्छा, मेरी वजह से नहीं हुआ, आपके मेहनत की वजह से हुआ है। मैं टेलीग्राम पे सूचना देता, इसलिए मैं कहता हूं कि टेलीग्राम पे जुड़िए। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिए, सर्च करिए दुर्गेश सर, बिना स्पेस दिए। वहां पे जब ई लर्निंग में दुर्गेश से टेलीग्राम पे जुड़े रहेंगे, पहले मैं सूचना आपको वहीं दूंगा, फिर मैं लाइव होता हूं। बिना सूचना दिए मैं लाइव नहीं होता। आप वहां पे जुड़िए और आपका स्वागत है। हाँ, पेड क्लास लंबा चल रही है। हाँ, पेड क्लास के लिए मजबूरी है कि अगर जो मेरे साथ विश्वास करके जुड़े हैं, अगर उनकी क्लास से लंबी नहीं होगी तो भी कल को गाली देंगे कि सर मैंने पेड क्लास ज्वाइन किया और मुझे 8 घंटे की भी क्लास नहीं मिलती। तो आपको भी पता होगा क्लासेस कितनी लंबी मिलती है। 8 बजे से स्टार्ट हो जाती है क्लासेस, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 मेरी खुद की रहती है क्लास। 12 से उसके बाद फिर आप देखते होंगे 2 बजे से 3, 3 से 4, फिर देखते हैं संस्कृत आती है 5 से 4, फिर उसके खत्म होने के बाद अगली क्लास आपकी लग जाती है, बायो की क्लास लगती है, फिर रात में फिर मैं वापस आपके बीच आता हूं। मतलब आपके सब कहते हैं सर मेरे डेटा खत्म हो गए, मेरे डेटा खत्म हो गए, ऐसे आते हैं। तो हम ही ये चाहते हैं कि आप जुड़े हैं जिस विश्वास के साथ, उस विश्वास को हमें कायम रखना है। इसी के साथ आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं प्रश्न इसलिए लास्ट में लेता हूं ताकि आपके समय बर्बाद ना हो, क्योंकि पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं। जी कोई बात नहीं जी, 69,000 में हम भी सम्मिलित, तो 69,000 में पूरी रात पढ़ाते थे, आपको याद होगा। और इस पर कृपा ये हुआ कि सारे क्वेश्चन हूबहू पूछे गए। और आज की क्लास आज खत्म हो चुकी है। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। 1 घंटे की क्लास चली है। तीसरे का आंसर सी है जी, सही जवाब जी, तीसरे का आंसर सही, क्योंकि कई बार प्रश्न आ चुका है इसलिए मैंने नहीं बताया। अच्छा जी जी, कैरियर क्या नाम है आपका? वीरेंद्र जी। जी वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फीस 3500 रुपए, सुपर टेट के 3500 रुपए, 3500 रुपए फी है मात्र। इसमें आपको संपूर्ण क्लास मिलेगी, पीडीएफ में नोट्स मिलेगी, प्रैक्टिस सेट की सीरीज भी जल्दी शुरू हो जाएगी। जो भी क्लास होगी हम आपको सूचना देंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से पढ़ें? आप पेड क्लास में जुड़े तो परेशान नहीं, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, मेरे पास तो है नहीं। स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, मैं आपको एनसीईआरटी की किताबें दिखा देता हूँ। स्पेक्ट्रम बिपिन चंद्रा पढ़ लीजिए मॉडर्न इंडिया के लिए। और 4 किताबें यहाँ पे है जो कक्षा 11 की है। हिस्ट्री की अगर आप देखना चाहें तो ये देख लीजिए, ये कक्षा 12 की हिस्ट्री है। भाई हम लोग पढ़ते हैं, ये आज से नहीं आती। देखिए ये भी कक्षा 12 की है, ये एनसीईआरटी है पूरा। फिर ये भारतीय इतिहास 12 की, ये भी कक्षा 12 की, ये भी भाग 3 है, 3 भागों में ये भी एनसीईआरटी है। 9-10 की भी है पूरा, ये भी पढ़नी है कक्षा 11 की। मजा आ जाएगा किताब पढ़कर आपको। किताबें पढ़िए कभी तो, तब तो मजा आएगा। एकल परिवार बदलती परंपरा का बहुत ही अच्छी किताब है। आधुनिकरण की और वर्ल्ड की, ओ सॉरी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास कल होगी, कल की टाइमिंग आपको बता दिया। ठंड बहुत लग रही थी मुझे, लेकिन मैंने फिर भी आपकी ऑनलाइन क्लास ली जी। जूनियर में सब्जेक्ट के अनुसार चलेगा, नहीं मिलेगी तो मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा। फेसबुक पेज हो, व्हाट्सएप हो, सभी जगह जाइए, बताइए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तब। अगर आपको लग रहा है ये वीडियो किसी के काम का, तब नहीं काम का तो कोई बात नहीं। सीटेट के लिए कल से क्लास, आज तो क्लास चली है कुछ, कल भी क्लासेस चलेंगी, लगातार क्लासेस चलती रहेंगी। और पेड क्लास के अलावा अगर किसी को नोट्स चाहिए तो 15 तारीख से नोट्स आपको मिलना शुरू हो जाएगा। उसकी वीडियो हम जल्दी आपको उपलब्ध करा देंगे वीडियो के द्वारा।
नोट्स 15 तारीख से मिलना, थोड़ी सी कमी रह गई तो उसे पूरा किया जा रहा है। एनसीईआरटी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और जो पेड क्लास ज्वाइन की घबराए नहीं, एनसीईआरटी की निचोड़ हम उनको दे देंगे, उन्हें एनसीईआरटी निचोड़ कर दे देंगे, शायद आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के रूप में मिली होगी। जी एनसीईआरटी बुक मैंने एक वीडियो में बताई, एक वीडियो को देख लीजिएगा, आपका समय कीमती इसलिए चलते हैं। वैकेंसी बारे में एक वीडियो में बताया है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। Thanks to all watching this video. Please share everyone. ठीक है, सीटेट की पेड क्लास नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, जानकारी मिल जाएगी।